हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीकर स्टडी चैनल पे। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता होगा, इसके पहले हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज फिर से 8वां सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं। आपको पता होगा कि इसके जरिए आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट किया जाता है और कैसे कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं, इसका सारे जानकारी हर एक क्वेश्चन के तहत बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जैसा कि पता होगा कि मैथ का जो पीजी का एग्जाम होता है, सीजीएल का, उसमें मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से अगर आप 15 से 20 मिनट के अंदर अगर मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तभी जाके आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है अगर 25 से 30 मिनट ले लेते हैं मैथ बनाने में। तो कैसे हम लोग कम समय में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पूरे डिस्कशन किया जाता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे और आज तो और मजेदार क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और कम समय में आप बना सकते हैं। कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है वो सारे बिंदु आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। दिया हुआ एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ लोग हैं। एक कमरा है जिसमें कुछ लोग हैं, कुछ कुर्सियां इसमें दिया हुआ है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठा है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कोई कुर्सी नहीं है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि जितना कुर्सी है, कुछ जितना लोग है उसमें अगर प्रत्येक कुर्सी पर एक एक व्यक्ति बैठ रहा है तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो है कोई सीट नहीं बच रहा है। मतलब जितना कुर्सी होगा उससे एक अधिक क्या होगा, व्यक्ति होगा। तभी जाके ऐसा होगा जब एक एक व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठेगा और एक व्यक्ति अंत में क्या हो जा रहा है, उसके बैठने के लिए जगह ही चेयर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए मतलब जितना उसमें चेयर है उससे एक इंसान का संख्या क्या है, ज्यादा है। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात है आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर दो दो व्यक्ति बैठ जाता है, अगर प्रत्येक कुर्सी पर दो दो व्यक्ति बैठ जाता है तो अब क्या रहता है, एक कुर्सी खाली रह जा रहा है। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अगर एक एक चेयर पे दो लोग बैठ जा रहे हैं तो एक चेयर ही क्या रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन देखें। देखिए ये दिया हुआ है कुर्सियों की संख्या, ये कुर्सियों की संख्या है। जितना कुर्सियों की संख्या होगा एक क्या है, अधिक है व्यक्ति। अभी हम लोग ऊपर वाला इंफॉर्मेशन पढ़े कि जितना कुर्सी होगा इससे एक अधिक व्यक्ति होगा, तभी जाके एक व्यक्ति पहला बार में क्या हो जाएगा। अब बताया क्या जा रहा है कि अगर इस पर क्या किया जा रहा है, एक चेयर पे अगर ये चेयर की संख्या, एक चेयर पे अगर दो दो लोग बैठ रहा है, यहाँ पर अगर दो दो लोग बैठेगा तो कितना व्यक्ति बैठ जाएगा, कितना व्यक्ति हो जाएगा, 14। लेकिन व्यक्ति है कितना, 8 ही है। तो पहले ये कैंसिल कर दिए। पहले क्या करना है, सॉरी, एक चेयर खाली रह जा रहा है, दो दो व्यक्ति बैठा है, मतलब 6 चेयर पर लोग बैठे, छोड़ना कितना व्यक्ति होगा, 12। लेकिन हाई कितना, 8, तो ये गलत हो जा रहा है। इस पर आएंगे, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या जो पेपर होगा कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति कितना होगा, 5 होगा। इसलिए कि एक एक्स्ट्रा व्यक्ति बच जा रहा है जब एक एक व्यक्ति बैठा है। दो दो बैठेगा लेकिन एक चेयर खाली रह जा रहा है, मतलब क्या है, 3 ही चेयर का यूज हो रहा है। 3 दूना कितना हो रहा है, 6 व्यक्ति हो रहा है, जो कि 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब अगर एक चेयर खाली रह जाए, मतलब 2 चेयर पर लोग दो दो लोग बैठे, दो दो ना कितना होगा, 4 लोग होगा। 4 की ये बराबर हो जाए तो यही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बस ऑप्शन से इसको टिक कर लेना है, बाकी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। समीकरण भी चाहे तो बना सकते हैं लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत पर क्या कर रहा है, 8% के बढ़ाया जा रहा है। मतलब उस व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक प्राइस फिक्स करके रखा गया है किसी वस्तु पे। ठीक है, किसी वस्तु पे एक प्राइस फिक्स करके रखा गया है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया कि 8% प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और फिर क्या किया, 18% छूट पर उसको बेच दिया, 18% डिस्काउंट पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो वास्तविक जो डिस्काउंट दिया वो बताना है कि वास्तविक रियल में वो कितना डिस्काउंट दिया। अब जैसे कि 18 पर कहलाएगा नहीं, कि 18 इसलिए नहीं कहलाएगा कि पहले 8% क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब बाद में 18% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। मतलब एक्चुअल में 18 तो दे नहीं रहा है, इसलिए पहले बढ़ा रहा है फिर उसको उस पर डिस्काउंट दे रहा है।
जब भी ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे और एक्चुअल परसेंटेज ही पूछे, परसेंटेज में दिया हुआ परसेंटेज ही पूछे, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सक्सेसिव वाला फार्मूला लगता है। सक्सेसिव फार्मूला था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ये फार्मूला आपको ध्यान में सबसे पहले रखना है। ये फार्मूला हम यूज करते हैं सक्सेसिव के लिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो बढ़ता है वो प्लस में लिखाता है, जो घटता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो माइनस में लिखाता है। बस इतना ही बात ध्यान में रखना है। जो कीमत होगा जो बढ़ेगा और जो डिस्काउंट होगा वो माइनस में लिखाएगा। यहाँ पे वही काम करेंगे, 8% बढ़ेगा मतलब 8 प्लस में लिखाएगा, और यहाँ पे 18% डिस्काउंट कर रहे हैं मतलब माइनस में लिखाएगा बी का मान। अब प्लस यहाँ पे 8 हो गया माइनस 18 हो गया बटे 100 हो गया। अब इसको क्या पूरी तरह से बनाना क्या जरूरी है का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना बचेगा -10 बचेगा, यहाँ पर ही माइनस में ही आएगा 18 8 तो कम से कम इतना पड़ा आना चाहिए कि 144 होता है। अब बट्टे में 100 है, बट्टे में 100 का मतलब क्या है, दशमलव कहाँ पे आएगा यहाँ पे। अब देखो ये दोनों माइनस में जुड़ेगा, 10 में 1 जुड़ेगा, 11 11 दशमलव कितना 4 हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें टाइम लगा क्या, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगने वाला है, मात्र हम लोग यहाँ पर 10 से 12 सेकंड में इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर दिमाग में भी चाहेंगे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको पता है कि ये घटेगा, 18 में से 8 घटेगा 10 आएगा, और 10 में कुछ ये दोनों का गुणनफल से 100 से भाग करेंगे तो कुछ उसमें जुड़ जाएगा, यही होगा ना, इसलिए माइनस में ही आएगा, ये माइनस में ही रहेगा तो कुछ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यही ऑप्शन आसपास दिख रहा है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे और टैलेंटेड है उनको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और ये टैलेंट तभी आता है जब आप खुद खूब क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आते हुए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है मार्क्स अच्छे लाने के लिए। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जाए, दो एथलीट है, दौड़ने वाले लोग है, जो 120 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पाथ पे दौड़ने जा रहे हैं। एक वृत्ताकार पाथ पे दौड़ने जा रहे हैं, पाथ कैसा है, वृत्ताकार है। दो लोग है, एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपोजिट दिशा में दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी दौड़ने का बात किया जाए, एक ही दिशा में बात किया जाए, और समय का ही बात कर रहा है कि कितना समय बाद वो दोबारा मिलेगा। जब यहाँ से एक बार दोनों को दोनों मान लो कि एक ए है एक बी है, और दोनों को दोनों इसी दिशा में से दौड़ना शुरू किया, तो ये दोबारा कब मिलेगा लोग बताना है। दोनों का चाल दिया हुआ है, अलग अलग है, और वैसे मिलने का चाल भी अलग होगा। ये पूरा दूरी भी दिया हुआ है कितना, 220 मीटर है। सबसे पहले ये हम लोग पता कर लेते हैं कि ये दोनों का एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो समय हम लोग पता कर लेते हैं कि दोनों एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। 10 क्लास में चाहिए और भी पीछे क्लास में पढ़ते हैं कि जब दोनों का चक्कर का समय पता चल जाएगा तो फिर वो दोबारा कब मिलेगा उसका क्या हो जाता है, एलसीएम निकाल दिया जाता है, तो वही आंसर हो जाता है। तो देखिए पहले ए का हम समय निकाले, 2 एथलीट है तो पहले टी ए निकाल देते। समय का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाता है। डिस्टेंस पहले का डिस्टेंस दोनों का सेम ही है, 220 है, स्पीड कितना है, पहले ए वाला को रबी वाला को मान लेते ए है, ये 22 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ये 10 सेकंड समय लेगा एक चक्कर लगाने में। और टीवी का बात करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 220, दूरी तो वही है, एक पूरा एक चक्कर का दूरी कितना 220 है, और इसका चाल कितना 11 है, ये काटेगा तो 20 मरतबे हो जाएगा। ये कितना समय ले रहा है, 20 सेकंड ले रहा है। अब ये 10 सेकंड कंप्लीट करने में ले रहा है, ये 20 सेकंड ले रहा है, तो ऑब्वियस है दोनों फिर से कब मिलेगा, तो यही दोनों का क्या हो जाता है, एलसीएम, कितना समय के बाद मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो दोनों का क्या कर देना, एलसीएम ले लेना है। तो हमको पता है कि 10 और 20 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा। इसका मतलब ये है कि 20 सेकंड बाद दोनों के दोनों क्या होगा, फिर से मिलने वाला है जब एक ही बिंदु चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लिखे, अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे कैसे आप टाइम को बचा सकते हैं। ठीक, ये जो हम यहाँ पे लिखे, इतना लिखने की जरूरत है क्या, सबको पता है टाइम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे क्या होता है, स्पीड होता है। ये डिस्टेंस 120 है, अब पहला का स्पीड कितना है 22 है, भाग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, 22 से 22 कट जाएगा, 10 सेकंड आ गया। क्लियर है, यहाँ से 11 22 मतलब इसका 20 सेकंड आ गया। क्लियर है, और 10 और 20 का एलसीएम सभी को पता है कितना होता है, 20 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। कोई समय लगा क्या, नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर मैथ बनाते हैं तो मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, कि दिमाग सारा यहाँ पे लगना चाहिए, ना कि एक एक लाइन कैलकुलेट करने में लगाए।
एक एक लाइन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं तब। इसके लिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका हम यहाँ बार बार बताते आते हैं कि आप कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किसी का भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का सोल्यूशन देखने के पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने से क्या करना है, उसका सोल्यूशन बनाना है। अगर अपना से नहीं बने, अगर बन भी जाए, नहीं बने और बन भी जाए, दोनों केस में सोल्यूशन देखना है। अपना से जो बनाए उसका सोल्यूशन पर गौर करना है और जो बता रहे उनके सोल्यूशन पर गौर करना है। अगर वो सोल्यूशन लगेगा कि नहीं हम जो बनाए उससे और फास्ट तरीका से बना सकते हैं तो अगला बार से उस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वो तरीका अपनाना है। बस यही आपको काम करना है। देखिए आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि यहाँ पे देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन जिनको पढ़ के समझ में आया वो बहुत देखते ही आंसर बता देंगे। दिया हुआ है कि एक कोई कीमत पर खरीदी जाती है। देखिए कोई पुस्तक है, पुस्तक को खरीदने का रेंज दिया हुआ है कि 200 से लेके 260 तक के रेंज में खरीदा जा रहा है। मतलब 200 में भी मिल जाएगा, 200 से अधिक में भी मिलेगा, लेकिन अधिकतम कितना में मिलेगा, 260 में खरीदा जा रहा है। और जब उसको बेच रहे हैं हम तो बेचने का जो कीमत है 250 से 300 के बीच में इसको बेच रहे हैं। 250 से बीच में नहीं, 250 से लेके 300 तक का इसको बेच रहे हैं। मतलब 250 में बेच सकते हैं, 300 में बेच सकते हैं, 300 से कम में भी बेच सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि अगर 25 पुस्तक बेचा जा रहा है, लेकिन जो 25 पुस्तक बेच रहे हैं उस पर क्या ध्यान देना है कि अधिकतम संभावित लाभ होना चाहिए। मतलब जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मैक्सिमम हो, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हो। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो देखिए इसके लिए यही संभावना क्या पॉसिबल होता है, जब 25 पुस्तक जो बेच रहे हैं वो वही पुस्तक को क्या करे कि 200 में खरीदे और कितना में बेचे, 300 में बेचे। तो इससे क्या होता है कि अधिकतम लाभ होगा। खरीद सबसे कम वाला ले, अब बेचे कितना, जो अधिकतम प्राइस रखा गया है बेचने का उस पर बेचे। खरीद सब, अब ऐसा होता है ना, बहुत सारा पुस्तक होता है ऐसा करते हैं। तो सबसे खरीद कम वाला तो 200 में खरीदे और बेचे कितना, 300 में। तो ये कम में खरीदे और अधिक में बेचे तो अभी से प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 300 और 200 का प्रॉफिट कितना, 100 है। आप 25 पुस्तक बेचे हैं तो 1 पर 100 का प्रॉफिट होगा, तो 25 पर कितने का होगा, 2500 का हो जाएगा। 1 पर 100 का था 25 पर, तो 2500 का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है। कुछ भी इसमें बनाने की जरूरत है क्या, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी आप अगर क्वेश्चन पढ़ने में जो समय लगा है, मान लो 5 से 6 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में समय लगा दिए, मात्र 2 सेकंड लगेगा आपको आंसर टिक करने में। इस प्रकार का सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपका दिमाग वहां पे काम करना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सोल्यूशन देखने में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चलिए चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति है, एक व्यवसाय करे, एक बिजनेस करे, बिजनेस में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है कितना कितना करे। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट दे रहा है कि ए का 1:2:3 अनुपात में दिया हुआ है कि इतना इतना इन्वेस्ट करे। जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी बनता है। जितना इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट जो लाभ होता है उतना ही अनुपात में उसका लाभ भी बनता है। लेकिन बात क्या किया जा रहा है, डिसाइड ये किया जा रहा है कि अगर हम लोग क्या करना है, इसमें से जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका 9% क्या करना है, 9% जो होगा वो क्या करना है, डोनेट कर देना है। मतलब उसको फंड में उसको डोनेट कर देना है, ठीक है। तो उसको 9% डोनेट कर देना है, जो प्रॉफिट और बच जाएगा उसको अपने अनुपात में क्या कर लेना है, बांट लेना है। अब देखिए जितना तो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो इसमें दिया हुआ है कि 2,50,000 क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका 9% दूसरे को दे देंगे। 9% दूसरे को देने के बाद बचेगा कितना, उसका उसमें पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा, पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले कितना रुपए बच रहा है, तो देखिए दिमाग पूरी तरह से काम आपको करना चाहिए। ये पूरा अमाउंट है, अगर 9% दे देते हैं तो बचेगा कितना, वो कैसे पता चलेगा। तो अभी से 9% दे देंगे तो बचेगा कितना, 91% बचेगा। मतलब मेरे पास इसका कितना बचेगा, 91%, मतलब 91/100 होगी। क्लियर है। अब ये जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट है, इसमें सी का हिस्सा कितना होगा। सी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 था। टोटल कितना है, 5 8 10, ये टोटल कितना है, 10 है ना। तो 10 में सी का हिस्सा कितना है, 5 है। मतलब इसको सी का हिस्सा निकालना है तो 5 बटे क्या कर देना है, 10 कर देना है। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो तो यहाँ से उड़ जाएगा डायरेक्ट, 3 जीरो उड़ गया।
बचा क्या, एक जीरो बचा, और इसमें कहीं पर जीरो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। इसका तीनों का गुणा भी करते तो जीरो कहीं से नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक तो जीरो रहेगा, एक जीरो सब में दिख रहा है, और अंत में यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 तो 625 हो जा रहा है, 625 इंटू 91 है। अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि एक जीरो तो आएगा ही, सब में एक जीरो दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है 5 से गुना होगा तो 5 भी आएगा, सब में 5 भी दिख रहा है। लेकिन इसका ये 5 के बाद सैकड़ा वाला स्थान सबका क्या है, अलग अलग है, तो हम सिर्फ सैकड़ा वाला स्थान निकालेंगे, पूरा गुना करके कभी भी नहीं निकालेंगे। ये तरीका अपनाना है, बार बार बोले, अगर 625 को 91 में गुना करना है तो सिर्फ हम सैकड़ा वाली, एक तो जीरो पहले से पता चल चुका है, एक 5 पहले से, ये 5 और 2 ये आएगा, हमको सैकड़ा निकालना है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। 9 पचे यहाँ पे कितना होगा, 45 5। अब यहाँ पर देखे, ये तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, तो ये जो जीरो पहले का है, जो यहाँ पे जीरो था, और यहाँ पे ये हो गया दहाई का, ये हो गया सैकड़ा का, कितना आ रहा है, 5 7 आ रहा है, और 7 आपको दिखेगा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है। ये तरीका अपनाना है एग्जाम में कि हम ज्यादा से ज्यादा कम से कम कैलकुलेट करना पड़े, कम से कम चीजें लिखना पड़े। अब ये पूरा को गुना करके जोड़ेंगे, ऑब्वियस है कि उसमें 30 से 40 सेकंड चला जाएगा। आप सोचिएगा 30 से 40 सेकंड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का एग्जाम देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 30 से 40 सेकंड भी अगर बर्बाद करते हैं तो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोग इकाई स्थान का जरूर से जरूर ट्राई करें कि यूज करें क्वेश्चन में। अगर इकाई स्थान पहले का सेम है तो दूसरा वाला का देखें, दूसरा का सेम है, तीसरा वाला का अप्लाई करना ही करना है अगर आंसर जल्दी निकालना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा गुना करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो हम सिर्फ क्या किए कि दो ऊपर वाला लिख लिए, एक नीचे वाला लिख लिया। हमको 2 ही अंक चाहिए यहाँ पे, एक तो इसलिए एक तो पहले से पता है जीरो है, तो 2 अंक चाहिए, तो इतना लिखने से हमको 2 अंक यहाँ पर पता चल जाएगा, और 2 अंक पता चल गया मतलब ऑप्शन भी क्या हो गया, पता चल गया। इसलिए इस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे टाइम का बर्बादी नहीं करना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा गया है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या है, यहाँ पे सही कर लेना है। यहाँ पे जो है लड़कियों की संख्या है, यहाँ पे संख्या लड़कियों का संख्या ठीक 60 है। अब देखो पूरा विद्यार्थी कितना है, तो पूरा विद्यार्थी मेरे पास कितना है 150, बहुत फास्ट चलेंगे। और इसमें क्या है, लड़की अगर 60 है, गर्ल्स अगर 60 है, तो बॉयज कितना बचेगा, गर्ल्स अगर 60 है तो बॉयज इसमें कितना बचेगा 90। क्लियर है इतना बात? अब देखो दोनों का अलग अलग औसत दिया हुआ है कि लड़कों का जो औसत है कितना है 92 है, 52 है, और लड़कियों का औसत का वेट का औसत दिया हुआ है, मतलब उन लोग का वजन का औसत दिया हुआ है, तो लड़कियों का कितना 48 है। तो पूरा 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 है कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी 150, तो पूरा का औसत निकालना है। देखिए औसत का मतलब ये होता है कि अगर लड़कों का औसत दिया हुआ है तो लड़कों का पूरा कुल वेट कितना होगा, तो लड़कों की संख्या कितना है 90, पूरा वेट कितना हो जाएगा 90 गुने 52। ये लड़कों की पूरा वेट हो जाएगा कितना 90 गुने 52, इसलिए औसत कितना दिया था 52 दिया हुआ था। तो एक का मतलब औसत दिया हुआ था 52 है, तो 90 पूरा विद्यार्थी है लड़का, तो पूरा का वेट कितना हो जाएगा 90 का 52 गुने 90 हो जाएगा। लड़कियों का बात करेंगे तो लड़की कितना है 60 है, और लड़की का औसत वेट कितना 48, 60 गुने क्या करना 48, तो ये किसका निकल गया, तो ये आ गया हम लोग का किसका, तो ये आ गया लड़कियों का कुल वेट। यही दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा विद्यार्थी का वेट निकल जाएगा, इसका औसत निकालना है तो कुल विद्यार्थी कितना 150, तो 150 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब देखिए जिन भी विद्यार्थी को इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन से बचना है, तो बस आप थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो 15 दिख रहा है 150 से तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, लेकिन 15 जो दिख रहा है 15 से कट जाएगा, प्लस में तो दोनों तरफ काटना है, 15 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 15 छक्के 90 और 15 चौका 60। क्लियर है? अब ये जो नीचे 10 है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी गुना करके आएगा दशमलव एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब सब में एक अंक बाद दशमलव दिख रहा है, सब में एक अंक बाद दशमलव दिख रहा है, इसलिए कि अब 10 कटने वाला है नहीं, तो सब में एक अंक बाद दशमलव दिख रहा है। मतलब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको इकाई अंक निकाल ले वही आंसर हो जाएगा, इसलिए कि इकाई अंक सबका क्या है अलग अलग है। ध्यान दे ये सबका इकाई अंक क्या है अलग अलग है, तो बस इकाई अंक का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर कितना, इसका 6 है, छोड़ना के 12, 2 आएगा, इसका कितना आएगा 8 चौका 32 का भी 2 आएगा, 2 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो इकाई अंक क्या आ रहा है 4, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए था करेक्ट ऑप्शन। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि ऐसा जब सोल्यूशन मिलता है तो आपका मनोबल भी बढ़ता है, आप मोटिवेट भी होते हैं मैथ के क्वेश्चन बनाने में।
ये देखिए कितना आप आसान तरीका से निकाल सकते, इतना कैलकुलेशन से बच जाए। अब जो बच्चे को ये सब चीजें पता ही नहीं है वो क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर 150 से भाग देंगे और निकालते निकालते उनका 3 से 4 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जाने वाला है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर ये इसका आंसर आप निकाल कर रख दीजिए, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये सब चीजें आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा और ये आप तभी सीख पाएंगे आप इस चैनल से सिर्फ जुड़े रहे और जो डेली बाय डेली रिवीजन कराया जा रहा है बैच उसमें आप लगन से आप वीडियो देखें और एक भी वीडियो को स्किप ना करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका है लेकिन दिमाग लगाना होगा। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर 16 का क्यू है माइनस 6 का क्यू है, अब बटे में यहाँ पर लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 30। अगर ऐसा करे कि त्रिया गुना करके सॉल्व करे क्यू का मान उससे भी निकलेगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा मतलब 10, मतलब इसको जो सॉल्व करके आने वाला है कितना आने वाला है 10 आने वाला है, यही मतलब हुआ इसका सॉल्व करके क्या लाने वाले हैं 10 लाने वाले। अब देखो कुछ रिलेशन हमको कुछ ऐसे ही दिखता है जिसका इस्तेमाल करने के लिए ऐसा दिया ही है कि उसका इस्तेमाल करें। ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है ये 2 ए बी हो, ऐसा चांसेस बनता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, एक क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर आपका ये दिमाग खुलेगा तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से अगर ऊपर वाला को इस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, ऊपर वाला को इस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो एक a माइनस बी होगा और नीचे में ये दिख रहा है तो ये q के जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है a इंटू बी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, बाकी सेम चीज है। और a माइनस बी मतलब क्या 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 करेंगे कितना 10 बचेगा, उधर 10 भी है तो 10 ही आंसर आने वाला है। मतलब साफ साफ क्लियर हो गया कि a का मान 16 हो गया, b का मान क्या हो गया 6 हो गया। और नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं हमको बेसिकली यही a माइनस बी क्या करना है निकालना है, तो a माइनस बी निकालेंगे तो ये इधर क्या आएगा भाग में आएगा, तो यहाँ पर a माइनस बी ही बचेगा। जब इस रूप में रहेगा तो a माइनस बी का मान कितना आने वाला है 10 आने वाला है, 16 में से 6 घटाएंगे 10 ही दिया हुआ है इधर। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि सब चीज समान दिख रहा है, ये तो ऊपर में ठीक ही है, नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है ए इंटू बी, मतलब क्यू का जो मान है वो क्या है, तो क्यू के जगह है ए इंटू बी है। और ए और बी का मान पता चल चुका है 16 और 6, तो 16 गुने कितना हो जाएगा 6 और इसको गुना करेंगे 96 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 96 आ गया। बस सिंपल है, बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर पूरा कैलकुलेशन करने बैठ जाए तो ऑब्वियस है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सीजीएल इस प्रकार क्वेश्चन देता नहीं है कि आप बैठ कर पूरा कैलकुलेशन करते रहे। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार बता रहे कि हम ये जो ऊपर में दिया हुआ ये जो नीचे में दिया था ये a माइनस बी के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यही आएगा ना, तो इधर a माइनस बी बचेगा, मतलब ये पूरा a माइनस बी होगा। और a माइनस बी का जो मान देख रहे हैं वो 10 के बराबर हो जा रहा है, मतलब क्या है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब q का मान यहाँ पे क्या होगा a इंटू बी होगा और a इंटू बी होगा 16 गुना क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 96 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी 90 डिग्री दिया हुआ है और एबी का लंबाई दिया हुआ है। कभी कभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एम लिख के एबी लिखता है मतलब ये एबी का ही क्या है लंबाई है, ये क्या है एबी का ही यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है। अगर एम लिख के ए के ऊपर ऐसे बार ऐसे आर्क दिखाते तब दिखाता कि एबी का आर्क दिया हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ पे एबी का लंबाई दिया हुआ है। बेसिकली जो दिया हुआ है उसको बना लेते हैं कि एबीसी एक क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री है। क्लियर है, अब उसके बाद एबी का लंबाई इसमें दे दिया है कितना है, एबी का लंबाई 28 है और इधर कितना है, तो एबी का ये इधर 96 है। अब इसमें क्या बना रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबीसी के एक परिवृत्त खींच रहे, मतलब सर्कम सर्कल, परिवृत्त का मतलब होता है इसके चारों तरफ से एक वृत्त बनाना, ये एक वृत्त बन गया। एक हम लोग नियम जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि जब भी एक वृत्त बनाए और इसमें एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है,
तो ये त्रिभुज अगर है इस वृत्त के अंदर और उसका एक कोण क्या है 90 डिग्री जो वृत्त पर बना रहा है, तो ये जो बन जाता है वृत्त का क्या होता है डायगोनल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वृत्त का डायगोनल हो जाता है, व्यास हो जाता है। मतलब AC जो होगा वो क्या होगा? व्यास होगा। ऑब्वियस है कि इस वृत्त का क्या बोला है? क्षेत्रफल। ये जो सर्कम सर्कल बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए अगर इसका व्यास निकाल लेते हैं ये, तो उसका आधा क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। और त्रिज्या निकल जाएगा तो ऑब्वियस है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब हमको ये लंबाई चाहिए और ये 28 दिया हुआ, ये 56 दिया है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब और ये क्या होगा? आधार होगा, तो कर्ण निकल जाए। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, उनको ये चीजें बनाने में अब टाइम क्यों लगेगा। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और AC बराबर लिखेंगे रूट अंडर 28 के स्क्वायर प्लस 56 के स्क्वायर। अब यही बैठ कर क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालने के बाद AC निकलेगा, AC का फिर आधा करेंगे, फिर उसका त्रिज्या निकाल, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो हमेशा आपको ट्रिपलेट का यूज करना है। अगर ट्रिपलेट आपको नहीं पता है तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ट्रिपलेट आपको क्या करना पड़ेगा? याद। ट्रिपलेट जितना भी होगा उसको याद करने से पहले आपको ट्रिपलेट यूज करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? जैसे एक सिंपल एक ट्रिपलेट हम लिख लेते हैं 3 4 5। ट्रिपलेट का मतलब होता है जो पाइथागोरस प्रमेय को थ्योरम को क्या करता है, प्रूव करता है। पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। जिसमें से 12 वाला भुजा होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग करने पर इसके वर्ग के क्या हो जाता है? बराबर होता है। 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर करेंगे तो 16 16 और 3 25 है। यहाँ पर 5 के स्क्वायर कितना? 25। तो ये 25 के बराबर हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। मतलब दो जो छोटा वाला रहेगा उसका स्क्वायर ये 12 वाला के स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, जिसको पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम को फॉलो करता है। ठीक, ये है ट्रिपलेट। अब ये बच्चे क्या करेंगे, ये भी ट्रिपलेट याद करेंगे और इसमें अगर कोई 2 से गुना कर देता कितना हो जाएगा? 6 8 और 10। बच्चे ये भी ट्रिपलेट याद करेंगे। फिर अगर इसमें 3 से गुना कर दे तो 9 12 और 3 से गुना करेंगे 15। तो ये भी ट्रिपलेट बच्चे याद करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ट्रिपलेट इसको याद करना है। और बाकी जो ट्रिपलेट दिखेगा ना तो देख लेना है क्या चीज उसमें से कॉमन हो रहा है। जो कॉमन होगा उसको पहले कॉमन कर लेना है और तब ट्रिपलेट यूज करना है। पहले जो कॉमन होगा पहले कॉमन कर लेना है, तब ट्रिपलेट यूज करना है। तो आपको इतना सारे ट्रिपलेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट यहाँ पे देने वाले हैं आप उसको क्या करना है? रट लेना है। बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो हमेशा 2 को दिया रहेगा, एक निकालना रहता है। हमको ये पता है कि ये 12 वाला यहाँ पे निकालना है। अभी से पहले यहाँ पे क्या करना है कि इस दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है पहले कॉमन कर ले। ये देखिए इसमें भी 4 इसमें भी 4 कॉमन होगा, 4 इसमें से कॉमन हो जाएगा। क्या हो गया? 4 अगर इसमें से कॉमन हो जाएगा तो 4 कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचेगा 7 और इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। यही बचेगा। अब यहाँ पे अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब ट्रिपलेट यूज करना है। क्या करना है? अब ट्रिपलेट यूज करना है। तो हमको पता है इस ट्रिपलेट में ये 7 और 4 आता है तो यहाँ पर ट्रिपलेट के रूप में क्या आता है? 25 आता है। बस इसको याद रखना है कि 7 और 24 रहेगा तो यहाँ पर ट्रिपलेट के रूप में क्या आता है? 25 आता है। क्लियर है? अब यहाँ पर कॉमन क्या किए थे? 4 किए थे, तो ये सब 4 का गुणनफल है तो 25 भी क्या होगा? 4 का गुणनफल होगा। मतलब इसका ट्रिपलेट कितना आएगा? 100 आएगा। 25 चौका कितना होगा? 100 होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले कॉमन होगा उसका ट्रिपलेट देख लेंगे और उसमें क्या चीज कॉमन की है उसको लास्ट में उसमें से गुना कर देंगे तो उसका ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बात को यहाँ पे अप्लाई करना है। मतलब अगर ये 28 और ये 56 है तो ये कितना आने वाला है? 100 आने वाला है। लेकिन ऐसे अगर कैलकुलेट करके निकालते तो निकालते रह जाते, बहुत ज्यादा समय जाने वाला था। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट का यूज किए, ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि 7 24 है तो इसका ट्रिपलेट कितना होता है? 25 होता है। और ये 4 कॉमन करने से ये बना था तो 4 से फिर इसमें गुना कर दो, 25 का कितना हो गया? 100। तो ये लंबाई आ गया 100। और 100 जब इसका व्यास आ गया, डायमीटर आ गया, तो व्यास अगर 100 है, इसका डायमीटर 100 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा 50। और फॉर्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल बोला है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई। पाई का मान बोला है 13.14 और गुने 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुने 50, 2 बार 50 होगा। अब देखिए 2 बार 50 होगा तो ऑप्शन में पूरा गुना भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो 2 जीरो से दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब 134 5 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए जीरो आएगा कि नहीं इसका कैसे पता चलता है? तो बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे ये 4 दिख रहा है मतलब एक जीरो तो आएगा ही आएगा। मतलब इसमें 1 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इससे एक
4 जीरो, तो एक जीरो आएगा ही आएगा, एक जीरो एक ही में दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे यूनिट प्लेस का डिजिट भी देख ले, 5 5 25, 5 आएगा, 5 गुना 20, जीरो आ रहा है इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर जीरो एक ही में दिख रहा है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो जगह कैलकुलेशन से बच रहे, कहाँ पे, एक यहाँ पर ट्रिपलेट निकालने में, ये वाला कर्ण निकालने में, हाइपोटेनस निकालने में बच रहे, और दूसरा यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने में पूरा गुना करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्लियर है। अदरवाइज यहाँ पे क्या करते, इसका स्क्वायर करके सॉल्व करते, फिर एसी का मान निकालते, फिर 100 आता, फिर इसको आधा करते 50 आता, और इस प्रकार से लगता है कि 5 मिनट पहले तो आप ये क्वेश्चन को हल करने वाले नहीं थे। क्लियर है। तो अगर ये सीख लेते हैं तो 5 मिनट का आप 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार को यूज करना है, इस प्रकार का लॉजिक को प्रयोग करना है एग्जाम में, तो आप कम समय में बना सकते हैं क्वेश्चन। और ये आप कभी सीखिएगा जब आप खुद इस टाइप का क्वेश्चन इसी का प्रयोग करके आप आंसर निकालिएगा तब। और इसके लिए आपको इस चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा। वीडियो देखिए, कितना प्रकार का आप तरीका सीख जाइएगा कि आपको लगेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 वर्षों में इतना रुपए का राशि इतना हो जाता है, तो साधारण ब्याज के अंतर्गत समान ब्याज दर पर 9 वर्षों के अंतर्गत, तो हमें यहाँ पे दर, पहला वाला से क्या निकालना है, दर निकल जाएगा, तो इस अमाउंट पर हम लोग निकाल सकते हैं कितना रुपए होगा। सिंपल देखिए, जो साधारण ब्याज होता है, जितना यहाँ पर इंटरेस्ट बनेगा, जितना यहाँ पर ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, वो 4 साल का बनेगा। 1 साल का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 साल पर ही हम लोग दर निकालते हैं। दर जो निकालते हैं कितना पर निकालते हैं, 1 साल पे निकालते हैं। तो बेसिकली ये 4 साल का जो मिलेगा इंटरेस्ट, तो कितना हो रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो वही हमको आई मिलेगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में 7 जाएगा 5, ठीक है ना, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर फिर हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बजेगा, 1 1 0, तो यही आ गया ब्याज। तो ये आ गया 4 साल का। जो 1 साल का दर अगर निकालना है, ध्यान समझिएगा, जो दर निकालना है वो 1 साल का लिखते हैं, तो इसमें 1 साल का निकालने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। डायरेक्ट 4 से भाग करके हम लोग दर निकालेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम में 3 बचेगा, 8 चौका 32, फिर 3 बचेगा, तो 8 चौका 32, फिर 3 बचा, तो 30 हो गया, तब 7 चौका 28। अब ऐसा कि अंक नहीं है, दशमलव बैठाएगा, 2 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 2 पर 0 बचेगा, 4 5 20, तो यही आएगा। और ये दर जो निकलता है, तो ये आ गया 1 साल का ब्याज पर दर निकालते हैं, तो 1 साल का ब्याज आ गया बट्टे में, किस पर दर निकलेगा, जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल पे दर निकलता है, तो प्रिंसिपल कितना था 1875। अब उन्हें क्या कर देते हैं 100। देख रहा है कि एक दशमलव है और ये बिना दशमलव का है, तो एक जीरो आएगा, ये कट जाएगा 10 मरतबे, और एक जीरो से ये जीरो आ गया, तो क्या आ गया, जो दर आ गया 10% तक दर आ गया। तो दर इस प्रकार से निकालना है आपको जब इस प्रकार क्वेश्चन देता। अब यहाँ बात करें, दर कितना आ गया, 10% आ गया। अब इसी पर दर लगाना है 10%, लेकिन ये 1 साल का बताता है, और साल का दर निकालना है 9 सालों का। तो 1 साल का दर अगर 10 है, तो 9 सालों का 10 दर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10 10 10 10 9 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 10 90, तो 9 साल का जो दर होगा वो 90% हो जाएगा। 9 वर्ष के लिए जो दर होगा, आर का मान होगा, वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 90%। मतलब इस अमाउंट का अगर 90% वृद्धि हो रहा है तो कितना अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट अगर निकालना है प्रिंसिपल पे, अगर आप परसेंटेज बढ़े है तो 90% से 100 में वृद्धि कितना 90 का हो रहा है, तो 100 में 90 का होगा तो 190 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो उड़ा दे, 1 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो तो बच रहा है, और 2 जीरो सबके इकाई अंक पे दिख रहा है। 2 जीरो बचे तो सबके इकाई अंक पर। अब यहाँ पे 2 जीरो के बाद सबका इकाई अंक अलग अलग दिख रहा है, तो ये 2 का सेम दिख रहा है, ये दोनों का सेम दिख रहा है, ये दोनों का क्या है, सेम दिख रहा है। तो एक तो बात है कि यहाँ पे कितना है, 24 है, 24 2 जीरो तो हटा ही दे, 2 जीरो है, इसमें 19 से गुना करना है, सिर्फ 2 अंक निकालना पड़ेगा, इसलिए 1 अंक निकालकर तो 2 में 6 दिख रहा है, ठीक, 6 आ ही रहा है, तो 2 अंक निकालेंगे। 2 अंक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब देखिए एक और तरीका अपना सकते हैं। और क्या अपना सकते हैं, जब हमको पता है कि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, 6 आ रहा है, मतलब 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, लेकिन ये 45,000 है, ये 21,000 है, तो लगभग मान आप कैलकुलेट कर ले कितना होगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्या है 19 है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 19 है। इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं 25, इसको मान लेते हैं 20, तो कितना होगा 50 आ जाएगा।
मतलब ये कितना आएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कितना 45, मतलब यहाँ पर है 21। तो ये किसके करीब आ रहा है 45 के करीब आ रहा है। तो ये 45 के करीब आ रहा है, मतलब आंसर कौन होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। तो गुना करने की भी जरूरत नहीं, गुना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 19 का टेबल आता है तो गुना करके भी निकाल सकते हैं। 19 का टेबल नहीं आता है तो आप कर सकते हो 19 चौका ऐसे भी कर सकते थे। 19 19 कितना 19 चौका ना, तो 19 चौका कितना हो जाएगा, तो 19 चौका 76 हो जाएगा। 76 के 6 लिख लेते, 7 बचता, 19 गुना के 38, 38 में 7 जोड़ देते उससे भी निकल जाता, उससे कोई क्लियर नहीं है। तो ये ज्यादा 12 भी नहीं है, गुना भी कर सकते थे, गुना करके भी निकाल सकते थे इकाइयां का। हम इसलिए बता रहे थे कि दूसरा क्वेश्चन में ऐसा आए तो यूज कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पर गुना करने से भी आसानी से निकल जा रहा है, कोई बात नहीं है, आप गुना भी कर सकते हैं। अगर ये 12 गुना रहता तब उस केस में हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, जो अभी हम यहाँ पे बता रहे थे। क्लियर है, इसलिए बताया था वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा कंफर्टेबल, अब जिसमें कंफर्टेबल हो वहां पे यूज करना है। यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी दिख रहा था कि 19 में 24 में 19 से आसानी से गुना कर सकते थे, तो डायरेक्ट गुना करके निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जैसे देखिए अंदर लगे कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। 10a प्लस कॉट ए का मान 2 दे दिया है और पूछा है 7 10 के पावर 8 माइनस 6 10 कॉट के पावर 8 प्लस 8 सेक स्क्वायर ए का मान पूछ दिया है। लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जब अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। 10a प्लस कॉट ए 2 दिया हुआ है, तो ये दो एक ही स्थिति में हो सकता है, एक ही कंडीशन में दो पॉसिबल है। जब इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और दोनों का मान एक ही मान पे आता है, दोनों का मान समान एक ही पर आता है। कितना एंगल पर 45 डिग्री, मतलब ए का मान कितना निकल के आएगा 45 डिग्री। मतलब ये पता चल गया कि ये कितना है 45 डिग्री है। इसलिए 45 पर ए भी 1 होता है, 45 पर ए भी 1 होता है। 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। क्लियर है, मतलब एंगल बन गया 45। अब यहाँ पर दिया है जो एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या दिया है 7 10 के पावर 8a माइनस 6 कॉट के पावर 8a प्लस 8 सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखना, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 का पावर कितना करो 1 ही रहता है, 7 - 6 प्लस 8 सेक का स्क्वायर। सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान √2 होता है। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये तो 7 में 6 घट जाएगा, 1 बचेगा, 8 × 16, 16 1 कितना हो गया 17 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है याद है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे ये नहीं सोच पाएंगे ऑब्वियस उनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो नहीं बना पाएंगे। और ये सब चीजें तभी दिमाग में आता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तब। तो मेरा सोल्यूशन एक ही है, मेरा कहना एक ही है कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें मैथ अपना फास्ट करने के लिए, मैथ बनाने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं हो। तो देखिए दो समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, जब वो क्या होते हैं, जब वो दोनों रेखाएं क्या होते हैं समांतर होते हैं तब। जब वो दोनों रेखाएं क्या होते हैं समांतर होते हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। अगर मान लेते दो रैखिक समीकरण दिया ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण है। एक दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रैखिक समीकरण। दो रैखिक समीकरण जब भी बात करते थे इसका तीन प्रकार का हल देखने को मिलता है। एक में एक केवल एक हल होता है, एक में क्या होता है अनेक हल होता है, और एक में क्या होता है कोई भी हल नहीं होता। देखिए जब एक केस बनता है, जब a1/a2 अगर पहला ही ये इसका साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो बराबर नहीं हुआ, इसके साथ इसका रेशियो बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो ये डायरेक्ट जब अगर बात करते हैं तो इस केस में केवल एक हल होता है। कितना हल, एक हल होता है। क्लियर है। लेकिन 2 नंबर जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों रेशियो बराबर हुआ लेकिन c1/c2 है वो बराबर नहीं हुआ। ये दोनों बराबर हुआ लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हुआ, तो उस केस में कोई हल नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं, उस केस में कोई भी हल नहीं होता है। तीसरा एक केस देखने को मिलता है, जब a1/a2 बराबर है
B1/B2 अब बराबर हो गया C1/C2 के। जब देखिए दूसरा पहला दो बराबर नहीं होता, तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं रहता है और डायरेक्ट हो जाता है एक हल होगा। अब ये जब तीनों बराबर हो जाता है तब इस समीकरण का अनेक हल होता है। अनेक हल कैसा होता है? अनगिनत और अनेक हल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया कोई हल नहीं है, मतलब ये दोनों का अनुपात x और y के साथ बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान देना है ना। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5/5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो वो भी क्या आ गया? मतलब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर -8 है -16, तो इसका रेशियो लेंगे तो ये क्या 1 के बराबर आएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए कभी कभी ये ऑप्शन सही हो गया, अब यहाँ पे लेकिन हम समझा रहे इसलिए अदर वाला ऑप्शन को भी समझा देते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आंसर निकाल ले तो आगे चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गएंगे तो 5 और 5, यहाँ पे 5 और 7 है तो 5/7 हो जाएगा, तो यहीं पर पहले ही दो बराबर नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मतलब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, यही ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5/5 1 आएगा, लेकिन 7 यहाँ -7 हो रहा है तो -1 बच जाएगा, तो यहाँ पर भी बराबर नहीं होगा। माइनस साइन भी ध्यान देना है, माइनस रहेगा तो माइनस का लिया जाता है साथ में। इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5/10 कितना आएगा? 1/2 हो जाएगा। 5 दूना 10, 7 दूना 14, ये भी 1/2 हो जाएगा। -8 और -16 माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये भी 1/2 हो गया। मतलब तीनों का तीनों बराबर आ गया। तो इस केस में तो कैसा हल हो जाता है? अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल कहा रहता तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन बी सही हो जाता, लेकिन इसका बोला कोई हल नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या शेषफल आएगा। शेषफल का पूरा वीडियो हम यहाँ पे बता चुके हैं इसके पहले। अगर वो वीडियो नहीं देखेगा, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम जो होता है, शेषफल निकालने का जो तरीका होता है वो सिखाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बोला गया था, एक बता देते हैं कि इसको 4 से भाग करना है। देखिए भाग जब भी करेंगे नीचे का चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होगा। जब भी पावर में भाग दिया जाता है, प्लस में रहता है, तो अलग अलग भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग। तो अलग अलग जब भाग करेंगे तो 9 के पावर 20 को 4 से भाग करना है, तो पावर को छोड़ दिया जाता है, 9 को सिर्फ 4 से भाग किया जाता है। तो 9 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 9 दूना 4 दूना के 8, एक शेषफल बचेगा, और 1 के पावर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब प्लस 2/4, 2 को 4 से भाग करना है, तो जब भी ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला क्या होता है? बड़ा होता है। तो उस केस में जो ऊपर होता है वही क्या हो जाता है? उसका शेषफल होता है। वही क्या हो जाता है? उसका शेषफल हो जाता है। इसका शेषफल यहाँ पर 2 ही बच जाएगा, बटे में 4 ये हमेशा भी रहेगा। ठीक, 1 के पावर 20 का मान कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3/4। फिर से यह ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला क्या है? बड़ा है। तो ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा, तो उसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। इसका यहाँ पर शेषफल निकल के आ गया। शेषफल कितना? 3 निकल के आ गया। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना समझाने के लिए लिख दिए, तो देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक त्रिज्या का एक वृत्त है, जो दिया हुआ बना दे। सबसे पहले एक वृत्त बना दिए, इसका केंद्रक होगा, केंद्रक कितना दिया है? सी दिया हुआ है। इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इतना ध्यान में रखना है। केंद्रक सी से 17 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है। इससे 17 सेंटीमीटर की एक दूरी है, जो बिंदु ए है, इसके बीच का दूरी कितना है? 17। ठीक, अब 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोला है उस बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। इसको स्पर्श रेखा जो टच करके जाता है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो 2 स्पर्श रेखा, जो एक को बी पर कट कर रहा है, एक को डी पर कट कर रहा है। तो यहाँ से एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है ए बी सी। एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है ए बी सी डी। तो उस चतुर्भुज का क्या करना है? हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये क्या होता है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जब भी एक बाह्य बिंदु से क्या करते हैं? वृत्त को स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये दोनों टेंजेंट का लंबाई क्या होता है? समान होते हैं। और ये पहले से 2 त्रिज्या का है, तो 2 त्रिज्या का भी लंबाई क्या है? समान है। और ये तो आपस में समान है ही, मतलब दोनों त्रिभुज जो बनेगा, एक ए बी सी और एक ए सी डी, वो दोनों समान एरिया का बनेगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, एक का निकाल के उसमें 2 से क्या कर दे? गुना कर दे, तो वही हमको क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जहां पर स्पर्श करता है, जहां पे टच करता है, यहाँ पे कोण कितना बनता है 90 डिग्री। यहाँ पे कोण, तो अगर इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे लिए लंब और ये हो जाएगा आधार, तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 17 दिया हुआ है और ये क्या है 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पर बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो ये वाला 90 डिग्री, तो इसको हम लोग कर्ण कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे लंब कहेंगे। तो एक हम लोग आधार का कमी हो रहा है। अभी बात ही कर रहे थे कि 17 यहाँ पे कर्ण हो गया, मतलब ये सबसे बड़ा वाला हो गया, और एक यहाँ पे हम लोग बच रहा है उसका मान निकालना है ट्रिपलेट में। अब इसमें से 8 और 17 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, मतलब इसका ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए कि 7 और 17 रहता है, तो एक ट्रिपलेट यहाँ पे क्या आएगा 15, क्या आएगा 15। ये ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखना है, ना कि सॉल्व करना है कि 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर करके निकालना नहीं है। तो यहाँ से ये पता चल गया क्या हो गया 15 हो गया। अब त्रिभुज में ये पता चल गया कि ये आधार है, ये लंब है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने 15 गुने 8 हो जाएगा, आधार गुने शीर्ष लंब होता है। और एक ही इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी में 2 से क्या करें गुना कर दे, ये इससे कट गया। अब 15 8 कितना होता है 120 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस इसमें कुछ खास करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये सब कैलकुलेशन से तभी बच सकते हैं जब आप यहाँ पे ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। तो ट्रिपलेट आपको कहीं मिला नहीं क्या, अच्छा ट्रिपलेट हम बताने वाले थे, स्लाइड में दिखा नहीं क्या कहीं पे, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। स्लाइड में ट्रिपलेट डाले थे हम, नहीं आया छूट गया। ट्रिपलेट छूट गया है, चलिए लिखा देते हैं। तो लिखा देते तुरंत सभी को लिख ले ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब समझा दिए है। जितना भी ट्रिपलेट छोटा छोटा ट्रिपलेट होता है सबको रटे जाना है। तो पहला लिखना है 3 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। दूसरा 5 12 और 13, ये सब आपको याद होना चाहिए। तीसरा 8 15 17, चौथा 7 24 25, पांचवा 20 21 29, छठा 12 35 37, सातवा 9 40 41। इसमें देख सकते हैं कोई भी कॉमन वाला नहीं लिखवा है, कॉमन वाला लिखना ही नहीं है, इसमें गुना कर देना। आठवा 28 45 53, नौवा 11 60 के साथ 61 आता है, 10 वाला 16 63 65। तो आपको इतना ट्रिपलेट याद करना है, इससे अलग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सीजीएल का 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हो, तो आपको इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि इसको कैसे आप इसको फास्ट तरीका से बना सकते हैं, ऐसा आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।